नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ला रखे हैं हिंदी की सीरीज में हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य परिचय, जिसमें हम बताएंगे वाक्य के बारे में और वाक्य के प्रकार यानी वाक्य के भेदों के बारे में। अब देखो, वाक्य से संबंधित एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और किस टाइप से बनते हैं कि जैसे एग्जामिनर ने पूछ दिया वहाँ पे और कोई भी क्वेश्चन दे दिया, कोई भी वाक्य दे दिया, बताइए कि ये वाक्य किस प्रकार का है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आपका साधारण वाक्य है, या रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर वहाँ पे वाक्य के बारे में पूछ देगा। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट इसमें जिन्होंने अच्छे से स्टडी नहीं कर रखी है वाक्य परिचय की। तो आज हम आपको अच्छे से यहाँ पे वाक्य परिचय बताने वाले हैं, उदाहरण प्रत्येक का उदाहरण देके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो अच्छे से तो आज के बाद आपको वाक्य परिचय पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होता है? जनरली आपको पता है वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और सार्थक होना चाहिए यानी उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। इससे पहले हम हिंदी के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, शब्द रचना हम कवर कर चुके हैं, और साथ साथ बहुत सारे टॉपिक हिंदी के प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। हिंदी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वाक्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, उनका कोई सार्थक मतलब जब निकलता है तो उसे कहा जाता है वाक्य। अब देखो, वाक्य विशेषकर वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म और क्रिया। ये तीन चीज़ें विशेषकर वाक्य में होती हैं। उदाहरण से आप देख सकते हो यहाँ पे श्याम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देखो, श्याम स्कूल जाता है, ये चार शब्द मिलकर क्या बन गए? एक वाक्य बन गया। आज वर्षा होने वाली है, तो कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी भाव तो कुछ ना कुछ निकल रहा है ना इन वाक्यों से। तो ये क्या है? आपके वाक्य हैं। अब देखो, ये तो खैर नॉर्मल था, वाक्य क्या है ये तो सिंपल सी बात सबको पता होगा। अब देखो, वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य के? दो अंग। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगर आप इन दो अंगों को समझते हो, उद्देश्य और विधेय, तो आप वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य के जो प्रकार होते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो यहीं से आपको पकड़ना है टॉपिक, उद्देश्य और विधेय से। उद्देश्य और विधेय आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे। अब देखो, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे देखो डेफिनेशन, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब देखो, उदाहरण से आप समझो, प्रत्येक पॉइंट में यहाँ पे आपको उदाहरण से समझाने वाला हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। तो वाक्य में जिसके लिए कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। गीता पढ़ रही है, पढ़ कौन रही है? किसके बारे में यहाँ पे वाक्य में कहा जा रहा है कि पढ़ रही है? गीता के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका मतलब गीता यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे कि जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे कहा जाता है उद्देश्य। अर्थात जो कर्ता होता है वाक्य में। अब देखो, बच्चे यहाँ पे क्या है? खेल रहे हैं। खेल कौन रहा है? यानी कर्म कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे करता है, तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। गीता पढ़ रही है, कर्म कौन कर रही है? यानी पढ़ कौन रही है? क्रिया कौन कर रही है? गीता कर रही है। तो गीता यहाँ पे करता है, यानी गीता यहाँ पे उद्देश्य है। तो कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। ये आपको नोट करना है। देखो, यहाँ पे उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। तो अब आपको उद्देश्य समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं विधेय की ओर। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। यानी वाक्य में देखो दो चीजें होती है। किसके विषय में कहा जा रहा है? कर्ता के विषय में कहा जा रहा है, तो वो उद्देश्य है। लेकिन उसके विषय में क्या कहा जा रहा है तो उसे कहते हैं विधेय। उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। देखो, बच्चे तो यहाँ पे क्या था? कर्ता था, यानी उद्देश्य था। बच्चों के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है बच्चों के बारे में? वो आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। खेल रहे हैं ना बच्चे, तो खेल रहे हैं, ये आपका विधेय हो जाएगा। यानी कर्म और क्रिया। देखो, तीन चीजें होती है वाक्य में, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये विशेषकर तीन चीजें होती हैं वाक्य में अधिकांशतः। तो जो कर्ता होता है वो तो उद्देश्य होता है, बाकी कर्म और क्रिया क्या होती है? आपकी विधेय होती है। गीता पढ़ रही है, तो गीता के बारे में क्या कहा जा रहा है उसे कहा जाएगा विधेय। तो पढ़ रही है ना गीता, तो पढ़ रही है, ये क्या है? आपका
विधेय है, जबकि गीता क्या है, उद्देश्य है। पढ़ रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, गीता के बारे में कहा जा रहा है, तो गीता उद्देश्य है। गीता के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसे कहते हैं विधेय। तो पढ़ रही है, ये विधेय हुआ। रमेश व सुरेश स्कूल जा रहे हैं, तो देखो रमेश और सुरेश यहाँ पे उद्देश्य हो गए। किसके बारे में कहा जा रहा है, रमेश और सुरेश के बारे में कहा जा रहा है, तो वो उद्देश्य हो गए। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, स्कूल जा रहे हैं, तो ये आपका विधेय हो गया। तो अब आपको वाक्य के अंग समझ में आ गए होंगे। दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और उद्देश्य और विधेय होते क्या हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखो वाक्य को दो प्रकार से यहाँ पे विभाजित किया जाता है, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद, जबकि अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 भेद। देखो एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से ही पूछ जाता है कि बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। दूसरा क्वेश्चन, बताइए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। तो पहले हम यहाँ पे रचना के आधार पर बात कर लेते हैं। 3 भेद हैं रचना के आधार पर, कौन कौन से हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। अभी आपको उद्देश्य और विधेय बता दिया है, तो उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, उसमें हमेशा क्या होगा, सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य होगा। ये आपको नोट करना है। तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन बन गया तो आपने सीधे देखना वहाँ पे कि उद्देश्य और विधेय कितने हैं। अगर एक एक हैं तो वो क्या है, आपके सरल या साधारण वाक्य। लेकिन एक और पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। देखो उदाहरण देख लो पहले, रमेश खेलता है। रमेश यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, खेलता है, तो खेलता यहाँ पे विधेय है। तो एक उद्देश्य एक विधेय है। सुरेश पढ़ता है, एक उद्देश्य एक विधेय है। परिश्रमी बालक, ये यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, सफल होते हैं, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो एक उद्देश्य था एक विधेय था, इसका मतलब ये सरल यानी साधारण वाक्य है। अब देखो कई बार क्या हो जाता है कि उद्देश्य आ जाते हैं। उद्देश्य का मतलब जो कर्ता है, कर्ता 2 आ जाते हैं वाक्य में। तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि यदि दोनों कर्ता एक ही क्रिया कर रहे हैं, यानी उनका जो विधेय है, जो वो क्रिया कर रहे हैं वो एक ही है, तो उस वहाँ पे भी क्या होगा, साधारण यानी सरल वाक्य ही होगा। देखो यहाँ पे यदि वाक्यों में कर्ता यानी उद्देश्य 2 हों लेकिन उनके द्वारा की गई क्रिया समान हो, तो वहाँ साधारण वाक्य होगा। अर्थात साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है। उदाहरण देखो, गीता व रीता पढ़ रही है, दोनों की क्रिया क्या है, पढ़ना है, सेम क्रिया है, लेकिन कर्ता 2 हैं, तो वो दोनों कर्ता क्या है, यहाँ पे एक ही उद्देश्य में गिने जाते हैं। रमेश व सुरेश खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता 2 है, रमेश व सुरेश, लेकिन क्रिया क्या है उनकी, खेल रहे हैं, एक ही क्रिया है। तो कुल मिला के ये भी साधारण वाक्य है। तो कुल मिला के आपको ये नोट करना है कि अगर वहाँ पे कर्ता 2 भी दिए गए हैं वाक्य में, लेकिन उनके द्वारा की गई जो क्रिया है वो एक ही है, यानी वो एक ही समान कार्य वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, साधारण यानी सरल वाक्य होगा, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा बढ़ते हैं यहाँ पे संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों। संयुक्त का मतलब जुड़ गया है, संयुक्त हो रखा है। तो कुल मिला के 2 साधारण यानी 2 सरल वाक्य जब आपस में संयुक्त होते हैं उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। एक तो आपने ये पॉइंट करना है, ये पॉइंट नोट करना है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है याद, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य व एक से अधिक विधेय होते हैं। साधारण वाक्य में क्या था, एक उद्देश्य एक विधेय, जबकि संयुक्त वाक्य में क्या है, एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होंगे। तो जहाँ पे भी आपको एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय दिखेगा, आपने क्या करना है, संयुक्त वाक्य करना है। लेकिन एक और पॉइंट आपने क्या नोट करना है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, नहीं तो आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो जहाँ पे भी आपको ये योजक शब्द दिखेंगे बीच में, वहाँ पे आपने क्या कर देना है, संयुक्त वाक्य कर देना है। अब देखो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत सारे हमने यहाँ पे ला रखे हैं और फिर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है उदाहरणों की। तो यहाँ पे देखो, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। देखो किंतु यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, मतलब योजक आ गया। तो यहाँ पे बता रखा है जहाँ पे किंतु योजक चिन्ह आएगा वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त होगा। अब ये संयुक्त कैसे, एक दूसरा अभी आपको बताया था जहाँ पे 2 साधारण वाक्य
मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक। तो देखो उसने बहुत परिश्रम किया, एक ये हो गया, सफलता नहीं मिली, एक ये हो गया। तो 2 साधारण वाक्य मिल गए और बीच में मिल गया यहाँ पे योजक। तो ये क्या हो गया आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मैं स्कूल आया और योजक आ गया, फिर वह घर चला गया। तो यहाँ पे देखो उद्देश्य कितने हैं, एक से अधिक उद्देश्य हैं। मैं एक उद्देश्य हूँ और वह एक उद्देश्य है। और विधेय भी कितने हैं, 2 मतलब एक से अधिक हैं। स्कूल आया, घर चला गया। तो यहाँ पे एक से अधिक उद्देश्य भी हैं, एक से अधिक विधेय भी हैं। तो एक पॉइंट तो आपको पकड़ना है कि ये संयुक्त वाक्य है। उसके बाद योजक चिन्ह भी यहाँ पे और चिन्ह योजक शब्द भी यहाँ पे और, तो ये भी आपको लगाना है कि ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य है। और इसमें 2 साधारण वाक्यों से मिलकर ये बना है संयुक्त वाक्य। मैं स्कूल आया, वह घर चला गया। तो अब आपको समझ में आ गया ये संयुक्त वाक्य है। राधा ने मेहनत की और सफलता हो गई। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु, देखो किंतु यहाँ पे योजक शब्द आ गया, उसके लाभ से वंचित रह जाता है। तो एक साधारण वाक्य हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य मिल जाएंगे वहाँ पे क्या होता है संयुक्त वाक्य होता है। तो अब आपको संयुक्त वाक्य में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे तीसरा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे मिश्रित वाक्य, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हो आप। कैसे, अब देखो मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब देखो ये उपवाक्य होता है क्या है, पहले उपवाक्य में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्या हो समापिक क्रियाएं, यानी वहाँ पे क्रियाएं एक से अधिक हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वो उपवाक्य में बंट जाते हैं। अभी देखो उदाहरण से आपको समझाएंगे कि कैसे वहाँ पे उपवाक्य है। और जहाँ पे उपवाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य होते हैं और एक होता है आश्रित उपवाक्य, यानी जो उस प्रधान उपवाक्य पे जुड़ा हुआ था, आश्रित रहता है। तो पहले मिश्रित वाक्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखो मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये योजक शब्द होंगे, जैसे जैसे, वैसे, जब, तब, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए, ये अगर जहाँ पे योजक शब्द हैं तो वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। और इसमें क्या होंगे, एक से अधिक उपवाक्य होंगे। अब देखो उदाहरण से अच्छे समझाते हैं आपको। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये कैसा वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है। अब ये मिश्रित वाक्य क्यों है, आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए। तो देखो एक तो इसमें योजक शब्द है, लेकिन इतने योजक शब्द कौन याद रखेगा। जरूरी नहीं कि इतने योजक शब्द आपको याद करने हैं कि ये तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे मिश्रित वाक्य है, या जहाँ पे किंतु आएगा वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है परिभाषा से, तो आप आसानी से उदाहरण को बता पाओगे। तो देखो यहाँ पे इसमें उपवाक्य होते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो यदि परिश्रम करोगे, एक तो ये उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य हो गए यहाँ पे, और उत्तीर्ण हो जाओगे। कुल मिला के देखो वाक्य क्या होते हैं, वाक्य तो पूरे होते हैं। उपवाक्य मतलब कुछ आधा अधूरे, उसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ अधूरा है उसमें। तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर हमने सीधे कह दिया किसी को उत्तीर्ण हो जाओगे, इसका मतलब मैं उससे पहले कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा मैंने। सीधे मैं डायरेक्ट तो किसी को नहीं कहूँगा कि उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर आपने सीधे किसी को बोले बिना कुछ बोले उत्तीर्ण हो जाओगे, तो वो बोले कहना क्या चाह रहा है। तो उससे पहले आपने क्या कहा होगा, यदि परिश्रम करोगे तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, जो उत्तीर्ण हो जाओगे ये आपका उपवाक्य है। लेकिन ये उपवाक्य किस पर आश्रित है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो प्रधान उपवाक्य हो गया और आश्रित उपवाक्य हो गया। तो जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, वो क्या होता है, आपका मिश्रित वाक्य होता है। और साथ साथ यहाँ पे तो योजक भी आ गया है, योजक शब्द। दूसरा उदाहरण यहाँ पे, जब मैं घर से निकला। तो देखो अगर मैं सीधे कह दूँ जब मैं घर से निकला, तो ये पूरा वाक्य तो है नहीं, कुछ ना कि उपवाक्य है। जब मैं घर से निकला यानी इसके आगे मैं कुछ कहने वाला हूँ अभी, तो इसके आगे मैं दूसरा उपवाक्य क्या कहने वाला हूँ, तब वर्षा हो रही थी। तो कुल मिला के तब यहाँ पे योजक शब्द हो गया और यहाँ पे 2 उपवाक्य हो गए। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, तो जहाँ पे भी 2 उपवाक्य आएंगे वहाँ पे क्या है, आपका मिश्रित वाक्य होगा, यानी मिश्रण हो रखा है 2 उपवाक्यों का। और यहाँ पे उपवाक्य आपको बताया था जहाँ पे 2 समापिक क्रियाएं हो रही है, तो यानी घर से निकला, वर्षा हो रही थी, तो एक तो वर्षा हो रही है, एक यहाँ पे घर से निकल रहा है, 2 क्रिया यहाँ पे हो रही हैं। तीसरा यहाँ पे जो लड़का कमरे में बैठा है, देखो इस
वाक्य से आप लगा सकते हो कि मैंने कुछ बात पूरी कही, नहीं कही, इसका मतलब ये क्या है, उपवाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है, अब मैंने कह दिया वह मेरा भाई है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी दो उपवाक्य हैं, एक तो है जो लड़का कमरे में बैठा है, फिर मैंने कह दिया वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका पूरा वाक्य। तो कुल मिला के दो उपवाक्यों से बन गया आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। और उसके बाद शिक्षक ने बताया कि, तो की यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, आपको बताया था ऊपर योजक शब्द, ठीक है, चिन्ह कह रहा हूँ मैं, योजक शब्द आपको ध्यान रखना, योजक शब्द कोई चिन्ह नहीं है ये। कल स्कूल में छुट्टी थी, ठीक है। शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो अगर सीधे करूँ शिक्षक ने बताया, लेकिन बताया क्या है कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो दो उपवाक्य मिल गए, फिर बन गया आपका पूरा वाक्य। अब देखो आपको मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में एक चीज़ का कन्फ्यूज़न जरूर हो रहा होगा। वो कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो मैं पढ़ता हूँ, आप सोच रहे होंगे, और यहाँ पे भी तो दो उपवाक्य हो सकते हैं, वह गाता है, लेकिन यहाँ पे दो उपवाक्य नहीं है, ये पूरे वाक्य है। देखो मैं पढ़ता हूँ, ये पूरा वाक्य है, ये एक सार्थक वाक्य हो रहा है। इसके आगे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो पूरा वाक्य है। मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरा क्या है, वह गाता है। लेकिन नीचे देखो, अभी शिक्षक ने बताया, अगर मैं सीधे कहूँ शिक्षक ने बताया, कुल मिला के कुछ ना कुछ तो बताया होगा। तो कुल मिला के ये क्या है, आपका उपवाक्य है। जबकि ऊपर क्या है, ये पूरा साधारण वाक्य है। ये दोनों साधारण वाक्य हैं, तब जाके बनेंगे संयुक्त वाक्य। जबकि यदि दो उपवाक्य मिलेंगे तब जाके बनेगा आपका मिश्रित वाक्य। तो अब आपको समझ में आ गया कि मिश्रित वाक्य की आपको पहचान कैसे करनी है। उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और प्लस दूसरा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। तो तीनों जो रचना की दृष्टि से, यानी रचना के आधार पर जो तीन प्रकार के थे वाक्य के भेद, वो आपको समझ में आ गए होंगे। सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य की पहचान आपको कैसे करनी है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो है संयुक्त वाक्य, इसमें क्या होगा, सरल वाक्य और सरल वाक्य, यानी जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलेंगे तो तब बनेगा संयुक्त वाक्य, और इसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होंगे। जबकि जो तीसरा है मिश्रित वाक्य, वो क्या होगा आपका, उसमें प्रधान उपवाक्य और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, आश्रित उपवाक्य भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर होते हैं यहाँ पे वाक्य के 8 प्रकार। एक क्वेश्चन यही बनता है कई बार एग्जाम में कि बताइए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक प्रकार है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो एक और पॉइंट चीज़ आपको नोट करनी है कि अर्थ के आधार पर जो यहाँ पे भेद या जो प्रकार बांटे गए हैं वाक्य के, अगर आपको उन का मतलब पता चल गया तो आप कोई भी उदाहरण आपके सामने दिया जाए आप उसको अच्छे से कर पाओगे, इसमें कौन सा अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है। तो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान लगा के कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पे विधानवाचक वाक्य है, इसको आप सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, जिन वाक्यों में क्रिया का होना पाया जा रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, सकारात्मकता है। जब भी कहीं पे काम हो रहा है तो कुल मिला के उसे हम क्या कह सकते हैं कि सकारात्मक कार्य वहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ पे कार्य का होना या क्रिया का होना पाया जाता है वहाँ पे आपका होगा विधानवाचक वाक्य। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है, कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है। ये आपको सारे टॉपिक पहले से करा रखे हैं। क्रिया और क्रिया के भेद आपको करा रखा है, कारक आपको करा रखे हैं, कर्ता कर्म, ये सारे टॉपिक आपको करा रखे हैं पहले से, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण समझते हैं, श्याम खाना खा रहा है। यहाँ पे क्या है, खाना खा रहा है, तो खा रहा है यहाँ पे क्रिया है, तो क्रिया का होना पाया जा रहा है यहाँ पे, यानी क्रिया की सूचना मिल रही है, क्रिया वहाँ पे हो रही है यहाँ पे। तो क्रिया का होने का बोध जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका विधानवाचक वाक्य होगा। लड़कियां नृत्य कर रही है, तो यहाँ पे भी क्रिया हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, नृत्य कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी विधानवाचक यानी सकारात्मक वाक्य है। अर्थ के आधार पर दूसरा जो वाक्य है यहाँ पे नकारात्मक या निषेधवाची। तो कुल मिला के नकारात्मकता से सीधे आप मतलब समझ सकते हो, जहाँ पे क्या होगा, क्रिया का न होना पाया जाए, यानी इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, अर्थात इन वाक्यों में कार्य का या क्रिया का न होना पाया जाता है। उदाहरण से देखो, श्याम खेलने नहीं गया, यानी वो खेलने नहीं गया, खेलना यहाँ पे क्रिया है लेकिन वो खेलने नहीं गया, तो क्रिया पे यहाँ पे क्या आ गया, निषेध आ गया, यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है, वो खेल नहीं रहा है। गीता स्कूल नहीं गया, तो जाना यहाँ पे या गया, यहाँ पे क्या है, क्रिया है, लेकिन वो नहीं गया ना,
तो कुल मिला के क्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे निषेध आ रहा है, यहाँ पे क्रिया का न होना पाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें नकारात्मक या निषेधवाची, ये क्या होगा, हो जाएगा निषेधवाची वाक्य हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आज्ञावाचक, इसमें क्या होता है, जिसमें आज्ञा देना, निर्देश देना, किसी को प्रार्थना करना या विनय करना, अन्य विनय करना, तो ऐसे भाव जहाँ पे प्रकट हो जाए वहाँ पे क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे सारा सामान खरीद लाना, तो आप किसी को क्या कह रहे हैं, देखो अगर कोई छोटा मतलब आपसे छोटा है उम्र में, तो उसको आप कह सकते हो थोड़ा आज्ञा दे के कि सारा सामान खरीद लाना। लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसको आपने क्या करना है, विनय करने, अन्य विनय करनी पड़ेगी ना उससे, कि सारा सामान आप खरीद के लाना। मतलब जो छोटा उससे आप थोड़ा रोब से बोलोगे सारा सामान खरीद लाना, तो ये क्या होगा, आज्ञा दे दी। लेकिन जो बड़ा होगा उसको तो आज्ञा नहीं दी जा सकती, उससे आप अनुनय या विनय करोगे, प्लीज़ कृपया करके सारा सामान ले आना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आज्ञावाचक में सारे आ जाते हैं। आप कहीं पे निर्देश दे रहे हो किसी को, किसी से प्रार्थना कर रहे हो, किसी से अनुनय विनय कर रहे हो, या किसी को आज्ञा दे रहे हो, तो ये सारे किसके अंतर्गत आगे, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ों का सम्मान करो, तो ये आप किसी को क्या दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हो, या अगर कोई छोटा है तो उसको आप आज्ञा दे रहे हो कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करो, या किसी आप विनय कर रहे हो। तो कुल मिला वो तो बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, तो वो निर्देश है, वो आज्ञा है, या वो अनुनय विनय आप कर रहे हो, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी आपको इस टॉपिक के एमसीक्यू भी कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस टाइप के यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपने क्वेश्चन को समझना है। चौथा यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे ये या तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वहाँ पे, और जहाँ पे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, या जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो। तो जैसे क्या आप शहर जा रहे हैं, ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी आप पूछ रहे हो कि क्या आप शहर जा रही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया। क्या उसने झूठ बोला था, या श्याम कहाँ जाएगा, तो जानना चाह रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, वक्ता जा रहा, वक्ता मतलब जो बोल रहा है अभी, श्याम कहाँ जाएगा, तो ये एक प्रश्न हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पे लग गया है। तो कुल मिला के ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगी। ये सारे किसके भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के ये भेद हैं। पांचवा भेद है वाक्य का यहाँ पे, इच्छावाचक वाक्य। तो यहाँ पे जहाँ पे इच्छावाचक मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे कुछ इच्छा हो, लेकिन वो इच्छा किस संबंध में होती है, किसी को आशीष देने में, या यहाँ पे देखो इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा, आशीष या भाव को प्रकट करता है। अब वो इच्छा क्या हो सकती है, किसी को आशीर्वाद आप दे सकते हो, या किसी के लिए भगवान से दुआ कर सकते हो, या किसी के लिए बद दुआ कर सकते हो। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी के लिए शुभकामनाएं बोल रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा हुई अंदर से, तो आपने उसको बोल दिया। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो आप क्या कर रहे हो, आपके मन में इच्छा प्रकट हुई और भगवान से आपने प्रार्थना कर दी कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो आशीष दे रहे हो आप किसी को। ठीक है, आज मैं केवल हिंदी पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आज कहूँ आपको कि आज मैं केवल आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हुआ, मेरी इच्छा है कि आज मैं सिर्फ हिंदी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, या हिंदी पढ़ाऊंगा, तो ये होगा इच्छावाचक। या आपने किसी को बद्दुआ दे दी, उसका कभी भगवान भला न करे, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ गए, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जो आप अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, यानी जो सिर्फ आप पे निर्भर करता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। आगे छठा यहाँ पे संदेहवाचक, तो कुल मिला के जहाँ पे संदेह का क्या हो, भाव उत्पन्न हो। इन वाक्यों में प्राय संदेह या संभावना की भावना होती है, ये होती है। ठीक है, तो शायद आज बारिश हो, तो ये एक संदेह है। होना और न होना का ये तो डिपेंड करता है ऊपर वाले भी कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या डिपेंड करता है मौसम पे कि कैसा मौसम, मानसून पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है मानसून पे कि बारिश हो ना हो। लेकिन आप संभावना, आपके मन में संदेह है कि शायद आज बारिश हो। दूसरा देखो उदाहरण, हो सकता है आज धूप न खिले, तो ये तो धूप खिलना न खिलना, ये तो बादलों पे डिपेंड निर्भर करता है कि बादल आते हैं तो धूप नहीं खिलेगी, बादल नहीं आएंगे तो धूप खिल जाएगी। लेकिन संदेह आपके मन में एक उत्पन्न हो रहा है, हो सकता है आज धूप न खिले। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे उदाहरण अपने दिमाग में बनाने हैं, और फिर आपको कभी भी वाक्य परिचय या वाक्य के जो भेद हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य,
तो इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक, जहाँ पे भी ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ये भाव आपको विस्मय देखने को मिलेगा कहीं पे, या आश्चर्य देखने को मिलेगा, घृणा देखने को मिलेगा, प्रेम या हर्ष देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक, यानी कुल मिला के अचानक कोई चीज़ हो जाना, अचानक खुशी मिल जाना, अचानक गुस्सा आ जाना, घृणा उत्पन्न हो जाना, अचानक किसी की वजह से प्रेम हो जाना, विस्मय हो जाना, कुल मिला के आश्चर्य से, अचानक से, तो वहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक। और ये इसका चिन्ह क्या होता है, तो वो होता है आपका ऐसा वाला, जहाँ पे आपको ये चिन्ह दिखे, यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो देखो वह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे क्या है, हर्ष उत्पन्न हो रहा है आपको, आपने कोई दृश्य देख लिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो जहाँ पे ये बोल दिया, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे ये चिन्ह होगा वहाँ पे हमेशा विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। दूसरा है, ओह हिंदी पढ़ना कितना आसान लग रहा है। अभी आपको हिंदी पढ़ना आसान लग रहा होगा बिल्कुल, तो आपने कह दिया ओह हिंदी पढ़ना, जैसे मतलब आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओह हिंदी पढ़ना कितना आसान लग रहा है, तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि हिंदी कभी इतनी सरल हो सकती है। तीसरा है, हाय उसके माता पिता चल बसे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर शौक है यहाँ पे, तो जहाँ पे भी शौक का भाव उत्पन्न हो वहाँ पे भी क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा। तो हर्ष का भाव उत्पन्न हो, जहाँ पे शौक का भाव उत्पन्न हो, या प्रेम का, या घृणा का, या आश्चर्य का, तो वहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य का अंतिम रूप है यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, तो जहाँ पे भी शर्त लगी जाए, शर्त या संकेत, तो वहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक, अर्थात इन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध होता है। अभी देखो उदाहरण से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या है, शर्त लगाई जा रही है या उसको संकेत किया जा रहा है, यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब किसी दूसरी क्रिया पे यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे क्या होती है, दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर यहाँ पे करेगा। देखो तुम भी मेरे साथ रहोगी, तो एक तो मेरे साथ रहना, एक क्रिया है यहाँ पे रहना, मुझे अच्छा लगेगा यानी लगना, एक क्रिया यहाँ पे लगना है, तो मुझे अच्छा कब लगेगा, जब तुम मेरे साथ रहोगी, तो लगना डिपेंड कर रहा है रहना पर, निर्भर कर रहा है। तो कुल मिला के जहाँ पे जब क्या होंगी, वाक्य में दो क्रियाएं होंगी लेकिन वो एक दूसरे पर निर्भर करेंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। तो इसको आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो, कुल मिला के कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, शर्त लगा रहा है कि ये तुम मेरे साथ रहोगे तो ही मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा है, वर्षा होती तो अनाज पैदा होगा, तो वर्षा होना और अनाज पैदा होना, तो ये दोनों क्रियाएं हैं, और ये किस पे निर्भर कर रही है, एक दूसरे पे निर्भर कर रही है, कि वर्षा होगी तभी अनाज पैदा होगा। इसमें आपका क्या देखना है, संकेतवाचक वाक्य है। इसमें परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो इसमें भी क्या है, आपका क्या हो रहा है, दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, तो इसमें भी संकेतवाचक वाक्य है। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे आपका वाक्य परिचय और वाक्य के जो भेद थे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं अच्छे से, उदाहरण से, प्रत्येक का उदाहरण यहाँ पे 2 या 3 उदाहरण लाके हमने आपको पूरा एक्सप्लेन यानी पूरा अच्छे से समझा दिया है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, कहाँ पे आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको इसका जो हिंदी की नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके MCQ सेट पर, यानी इसका MCQ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उससे आपको लगाना है कि आपको वाक्य परिचय अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, या किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक जरूर करें, और आपको हमारी हिंदी वाली सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।